नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे देश भारत में एक ही समय पर कहीं तो बर्फीले पहाड़ हैं, तो कहीं तपता हुआ रेगिस्तान और कहीं घने जंगल। ये सब कुछ भारत के विविध भौतिक स्वरूप यानी कि इसके फिजिकल फीचर्स का ही हिस्सा है। आज हम इन्हीं मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स को समझेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और दूसरे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही फाउंडेशनल टॉपिक है। भारत की जो भौगोलिक विविधता है वो वाकई में अद्भुत है। उत्तर में दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से लेकर दक्षिण के विशाल पठारों तक हर क्षेत्र की अपनी एक अलग ही कहानी है। और इसी मुश्किल से दिखने वाले भूगोल को बिल्कुल आसान और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझने के लिए ही हमने एआई ज्ञान लैब बनाया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस विश्लेषण में हम भारत की एक भौगोलिक यात्रा पर निकलेंगे। हम सबसे पहले उत्तर में हिमालय से शुरू करेंगे, फिर नीचे उपजाऊ उत्तरी मैदानों को देखेंगे, उसके बाद प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार की ओर बढ़ेंगे और आखिर में मरुस्थल, तट और द्वीपों को कवर करते हुए परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी बातें हैं उन पर फोकस करेंगे। चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं पहले और सबसे विशाल विभाजन से, हिमालय पर्वत। देखिए, भूवैज्ञानिक रूप से हिमालय एक युवा और वलित पर्वत श्रृंखला है, जिसे अंग्रेजी में यंग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। अब युवा का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये आज भी बन रहे हैं और इनकी चोटियां एकदम नुकीली और ऊंची हैं, पुराने घिसे हुए पहाड़ों की तरह नहीं। जरा इस मैप को देखिए, ये हिमालय के विशाल विस्तार को दिखाता है। पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्र तक ये एक तलवार की तरह, एक आर्क या चाप के रूप में फैला हुआ है। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे मुश्किल प्राकृतिक दीवारों में से एक है। चलिए अब जरा इसके विशाल आकार को समझते हैं। हिमालय की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है और दिलचस्प बात यह है कि इसकी चौड़ाई एक जैसी नहीं है। पश्चिम में कश्मीर के पास ये 400 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन जैसे जैसे हम पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचते हैं, ये सिकुड़कर सिर्फ 150 किलोमीटर का रह जाता है। और इसी विशाल संरचना के अंदर उत्तर से दक्षिण की ओर 3 समानांतर श्रृंखलाएं चलती हैं। इन 3 श्रृंखलाओं को समझना बहुत जरूरी है। सबसे उत्तर में और सबसे ऊंची है हिमाद्री, जिसका मतलब ही है बर्फ का घर। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां यहीं पर हैं। इसके दक्षिण में थोड़ी कम ऊंचाई वाली श्रृंखला है हिमाचल, जो अपने खूबसूरत हिल स्टेशंस के लिए जानी जाती है। और सबसे दक्षिण में मैदानों से सटी हुई सबसे नई और सबसे कम ऊंची श्रृंखला है शिवालिक। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम टर्म पर आते हैं, दून। तो ये दून आखिर हैं क्या? ये मध्य हिमालय यानी हिमाचल और शिवालिक के बीच पाई जाने वाली लंबी चौड़ी घाटियां हैं। देहरादून, कोटली दून और पाटली दून इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। ये याद रखना है कि ये टर्म प्रीलिम्स में अक्सर सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। ये टेबल हिमालय की कुछ प्रमुख चोटियों को दिखाती है। जहां माउंट एवरेस्ट नेपाल में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, वहीं परीक्षा के लिए हमें भारत में स्थित चोटियों पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है, जैसे कंचनजंगा जो सिक्किम में है और नंगा पर्वत तथा नंदा देवी। हिमालय से जो अनगिनत नदियां निकलती हैं, वो अपने साथ जो मिट्टी भाकर लाएं, उससे उन्होंने भारत के दिल में एक बहुत बड़ा, विशाल, उपजाऊ क्षेत्र बना दिया है। और यही है हमारा दूसरा भाग, उत्तरी मैदान। इन मैदानों का निर्माण मुख्य रूप से 3 बड़ी नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों से हुआ है। ये पूरा मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बना है, जिसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर में है। इसी उपजाऊपन की वजह से ये क्षेत्र बहुत घनी आबादी वाला है और खेती के लिहाज से भारत का सबसे ज्यादा उत्पादक क्षेत्र है। अब उत्तरी मैदान हर जगह एक जैसा नहीं है। इसे बनावट के आधार पर भी बांटा गया है। सबसे पहला क्षेत्र है भाबर। जरा कल्पना कीजिए, जब तेज रफ्तार नदियां पहाड़ों से नीचे उतरती हैं, तो वे अपने साथ लाए भारी कंकड़ पत्थर शिवालिक के ठीक नीचे जमा कर देती हैं। ये 8 से 16 किलोमीटर की एक ऐसी पट्टी है जहां पत्थरों के नीचे छोटी छोटी नदियां गायब सी हो जाती हैं। और भाबर के ठीक दक्षिण में तराई क्षेत्र आता है। ये एक नम और दलदली इलाका है, जहां भाबर में जो नदियां गायब हो गई थीं, वो फिर से जमीन की सतह पर आ जाती हैं। अब आते हैं भांगर पर। भांगर मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी।
ये उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा है और एक ऊंची छत की तरह है जो नदियों के बाढ़ के मैदान से ऊपर स्थित है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसमें पाए जाने वाले चूनेदार जमाव, जिन्हें स्थानीय भाषा में कंकड़ कहते हैं। और आखिर में है खादर, यानी कि नई जलोढ़ मिट्टी। ये बाढ़ वाले मैदानों का निचला हिस्सा है। क्योंकि हर साल बाढ़ के साथ मिट्टी की एक नई परत यहाँ बिछ जाती है, ये क्षेत्र बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होता है और गहन खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। भांगर और खादर के बीच का ये फर्क समझना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सीधी सी बात है, भांगर पुरानी, कम उपजाऊ मिट्टी है जो ऊंचे इलाकों में मिलती है, जबकि खादर नई, ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है जो बाढ़ के मैदानों में पाई जाती है। एग्जाम के लिए याद रखना है कि खादर गहन कृषि के लिए बेहतर है। अच्छा, अब मैदानों से दक्षिण की ओर चलें तो हम भारत के सबसे प्राचीन, सबसे पुराने भूभाग पर पहुंचते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। ये एक मेज की तरह उठा हुआ भूभाग है जो कभी प्राचीन महाद्वीप गोंडवाना का हिस्सा हुआ करता था और इसीलिए ये भारत का सबसे पुराना और स्थिर हिस्सा भी है। ये पठार पुरानी क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों यानी रॉक्स से बना है। इसे हम मोटे तौर पर दो भागों में बांटते हैं। एक है मध्य उच्चभूमि, द सेंट्रल हाइलैंड्स, और दूसरा है दक्कन का पठार, द डेक्कन प्लेटो। ये पूरा क्षेत्र खनिज संसाधनों में बहुत समृद्ध है। इस पठार की एक बहुत ही खास विशेषता है दक्कन ट्रैप। ये काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। समय के साथ इन्हीं आग्नेय चट्टानों के टूटने फूटने से ये काली मिट्टी बनी, जो कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। दक्कन के पठार के दोनों किनारों पर घाट हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, लेकिन ये एक दूसरे से बहुत अलग हैं। पश्चिमी घाट, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक लंबी बिना टूटी हुई दीवार की तरह है जो काफी ऊंचे हैं। वहीं दूसरी ओर पूर्वी घाट नदियों द्वारा काटे जाने के कारण टूटे फूटे और कम ऊंचे हैं। परीक्षा के लिए चोटियों के नाम याद रखने हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी और पूर्वी घाट की है महेंद्रगिरी। पठार से आगे बढ़कर अब हम भारत के किनारों की ओर चलते हैं, जहां हमें 3 और महत्वपूर्ण भौतिक विभाजन देखने को मिलते हैं: भारतीय मरुस्थल, लंबे तटीय मैदान और हमारे द्वीप समूह। चलिए इन तीनों को फटाफट एक एक कर देखते हैं। पहला, पश्चिम में है थार मरुस्थल। एक सूखा इलाका है जहां बारिश ना के बराबर होती है। यहाँ की सबसे खास आकृति है बरकान, हवा से बने हुए आधे चांद के आकार के रेत के टीले। दूसरा, भारत के दोनों ओर फैले तटीय मैदान। पश्चिमी तट संकरा है जबकि पूर्वी तट चौड़ा है और यहाँ बड़ी बड़ी नदियां डेल्टा बनाती हैं। और तीसरा, हमारे द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार है, जहां भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर मौजूद है। ठीक है, तो अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, परीक्षा के लिए क्या याद रखना है। चलिए इस पूरे विषय को जल्दी से एक बार दोहरा लेते हैं। प्रीलिम्स के लिए इन शब्दों को ध्यान से याद कर लीजिए: दून, दोआब, भाबर, तराई, भांगर और खादर। साथ ही बरकान, दक्कन ट्रैप, कोरोमंडल तट और बैरन द्वीप से सीधे सवाल बन सकते हैं। ये टर्म्स अक्सर मैच द फॉलोइंग या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आ जाते हैं। चलिए मुख्य बिंदुओं को एक आखिरी बार दोहराते हैं। हिमालय युवा हैं तो पठार सबसे प्राचीन। उत्तरी मैदान खादर की वजह से उपजाऊ हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ज्यादा ऊंचे और निरंतर हैं। लूनी मरुस्थल की एकमात्र बड़ी नदी है और चिल्का झील पूर्वी तट पर है। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य परीक्षाओं के लिए ज्योग्राफी को और मजबूत करना चाहते हैं तो एआई ज्ञान लैब को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ पर फ्री नोट्स और पीडीएफ्स भी मिलते हैं। अगर यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।